Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम इम्यूनोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये इम्यूनोलॉजी का 10th लेक्चर है एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग इनकंसिस्टेंट विद लॉन्ग फॉर्म लेक्चर्स क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे प्लस मैं बीमार हो गई थी। जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मैं अभी भी बीमार हूँ बट ओके। एंड जो मेरा टैब है वो भी ख़राब हो गया था क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है ना वो मैं लैपटॉप पे शेयर करती हूँ, तो इसमें भी 4-5 दिन चले गए, तो सारी चीज़ें एक साथ आने की वजह से लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे। बट एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं अब। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है नियोनेट इम्यूनिटी। नियोनेट यानी कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कैसे कंट्रोल होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि प्रेगनेंसी यानी कि जो फीटस है उसमें नील चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के फ्रॉम जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो मदर की जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ऑफ कोर्स उससे ही न्यूट्रिशन एंड एयर का सप्लाई मतलब होता है बेबीज़ को, तो फीटस में नील चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें भी कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन फीटस तक नहीं पहुंचती, ठीक है ना, कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन फीटस तक नहीं पहुंचती। और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है हमारा, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो FcRn होते हैं यानी कि FC रिसेप्टर जो होते हैं नियोनेट के, वो उनका एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में एक सेकेंड, तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें FcRn का हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। और जो FcRn होता है वो प्रोटीन की फैमिली होती है जो कि हमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ के ऊपर देखने को मिलती है। और FcRn का नियोनेट इम्यूनिटी में मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि जो IgG2 एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। बाकी की जो IgG होती है उनकी जो फैमिलीज है IG1, IG3, IG4 वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, लेकिन जो IG2 एंटीबॉडी होती है IgG2 वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन बहुत ही कम होता है। और जो FcRn रिसेप्टर होता है ना उसकी भी IgG2 के लिए अफिनिटी बहुत ही कम होती है, तो वो क्रॉस नहीं कर सकती। तो देखो कि ये है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के इस साइड है मैटरनल ब्लड यानी कि मदर का ब्लड और इस साइड है फीटस। तो जो IgG एंटीबॉडी है ना वो इजीली क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, तो ये एक बात याद रखनी है। उसके बाद जो मदर का मिल्क होता है वो कौन सी एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है फीटस को, तो मदर के मिल्क से हमें मिलती है सिक्रीटरी IgA एंटीबॉडी एंड IgG एंटीबॉडी जो कि फीटस को प्रोवाइड की जाती है। तो जो सिक्रीटरी IgA एंटीबॉडी होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन तक ही सीमित रहती है और जो IgG एंटीबॉडी होती है वो एंटर टू ब्लड सर्कुलेशन थ्रू GIT, वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाती है बच्चे के थ्रू GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो मदर का जो मिल्क होता है उससे कौन सी एंटीबॉडीज मिलती है हमें, सिक्रीटरी IgA एंड IgG एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। जो मदर का मिल्क होता है ना जिसको हम कोलोस्ट्रोम कहते हैं जो कि येलोइश फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, तो उसमें हमें मेनली IgA एंटीबॉडी देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा नो इंटरमिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटस ब्लड। प्लेसेंटा की होने की वजह से मैटरनल एंड फीटस के ब्लड में कोई भी हमें इंटरमिक्सिंग देखने को नहीं मिलती। सो नो चांस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब हाँ थोड़ा बहुत तो मिक्सिंग होता है ब्लड का बट नॉट वेरी मच, तो यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन के चांस हमें नहीं मिलते। उसके बाद नहीं दिखाई देते। द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय नियोनेट, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं जो वो फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं वो होती है IgM एंटीबॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना है कि नियोनेट फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस करते हैं, विच इज IgM। एंड देन अब हम एक और फिनोमिना डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस, कि मेल एंड फीमेल जो मतलब कपल होंगे उनके ब्लड ग्रुप का बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक केस हमने लिया है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस हमें किस केस में देखने को मिलता है। सपोज दैट फादर इज RH पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है फादर का एंड मदर इज द RH नेगेटिव। सो इफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी अकर, और अगर बेबी RH पॉजिटिव हुआ तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी, सो ड्यूरिंग पार्चुरेशन जो फीटर ब्लड है ना वो थोड़ा बहुत कांटेक्ट में आ जाएगा मदर ब्लड के, लेकिन डिलीवरी तो हो चुकी है यानी कि जो फर्स्ट बेबी होगा वो सेफ होगा। तो डिलीवरी हो जाने के बाद यानी कि पार्चुरेशन का प्रोसेस हो जाने के बाद
अब मदर की जो ब्लड है उसमें तो RH नेगेटिव फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन उसने पहचाना कि RH पॉजिटिव बेबी है, यानी कि जो ब्लड थोड़ा बहुत मिक्स हो गया है, यानी कि ये फॉरेन एंटीजन आ गया, तो उसके खिलाफ मदर की बॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव फैक्टर के एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। तो सपोज करो कि सेकेंड प्रेगनेंसी हुई और उसमें भी अगर हमें RH पॉजिटिव बेबी देखने को मिला, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो RH पॉजिटिव के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी थी मदर के ब्लड में, वो करेगी अटैक सेकेंड बेबी के ऊपर, तो सेकेंड बेबी की डेथ होगी ही होगी। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन के लिए एंटी RH फैक्टर एंटीबॉडी का जो इंजेक्शन होता है, यानी कि रोगम एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है मदर को विद इन 24 आवर्स ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ताकि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो RH पॉजिटिव के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी थी वो वहीं पे ही किल हो जाए, एंड जब सेकेंड बेबी हो तब उसको वो किल ना कर सके। तो इसीलिए दी जाती है रोगम एंटीबॉडी का इंजेक्शन टू द मदर विद इन द 24 आवर्स ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी विच डिस्ट्रॉय द फीटस RBC जो कि मदर ब्लड के अंदर एंटर कर रही है। तो ये तो हो गया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस की कंडीशन, दैट अगर सेकेंड प्रेगनेंसी भी RH पॉजिटिव हो जाती है तो अराउंड 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंटी RH फैक्टर एंटीबॉडी दी जाती है फीटस थ्रू दी प्लेसेंटा। टारगेट होता है इसका फीटस RBC और ये RBC को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस कंडीशन को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। इसमें बेबी में जॉन्डिस भी देखने को मिलता है, एंड नाउ मदर इम्यून सिस्टम इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। तो सेकेंड बेबी जो RH पॉजिटिव है उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, एंड मदर का इम्यून सिस्टम इस RBC के कांटेक्ट में ही नहीं आ पाएगा, तो सेकेंड बेबी सेफली डिलीवर होगा। तो ये होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस का कॉन्सेप्ट। Now the next topic is the antigen antibody interaction. So antigen antibody के बीच में जो भी interactions हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं नॉन कोवैलेंट यानी कि वीक इंटरेक्शंस। की नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस जो होते हैं वो होते हैं वीक। तो मेनली हमें हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वांडरवॉल इंटरेक्शंस, ये इंटरेक्शंस हमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच में देखने को मिलते हैं। देन और दो टर्म यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, फर्स्ट होती है अफिनिटी एंड सेकेंड होती है एविडिटी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफिनिटी एंड एविडिटी? सो अफिनिटी यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल नॉन कोवैलेंट बॉन्ड एट अ सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट, कि जितने भी नॉन कोवैलेंट बॉन्ड हैं उनकी सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट पे कितनी स्ट्रेंथ है उसको हम बोलेंगे अफिनिटी। जैसे कि हम अगर IgG की बात करें तो IgG होती है मोनोमेरिक एंटीबॉडी, तो IgG की अफिनिटी IgM से ज़्यादा होगी। और एविडिटी क्या होती है? बाइंडिंग स्ट्रेंथ एट मल्टीपल एंटीजन बाइंडिंग साइट, कि बाइंडिंग स्ट्रेंथ की जितने ज़्यादा मतलब बाइंडिंग साइट है उतनी ज़्यादा उसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ होगी, उसको बोलेंगे एविडिटी। तो IgM जो होती है वो होती है पेंटामेरिक, तो उसकी एविडिटी ज़्यादा होगी और एफिनिटी उसकी कम होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन शो करता है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया अफिनिटी एंड एविडिटी के बीच में। अफिनिटी यानी कि सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट पे कितनी उसकी स्ट्रेंथ है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स की, एंड एविडिटी यानी कि मल्टीपल एंटीजन बाइंडिंग साइट पे उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो वो तो हो गया एविडिटी के बारे में। एंड ये हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा कि नियोनेट इम्यूनिटी क्या होती है, FcRn रिसेप्टर्स क्या होते हैं, देन वी टॉक अबाउट द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस एंड कैसे हम इस कंडीशन को रोक सकते हैं बाय गिविंग रोगम एंटीबॉडी का इंजेक्शन, एंड देन वी टॉक अबाउट द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बीच में कौन कौन से बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, एंड अफिनिटी एंड एविडिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.